ठीक है, तो इससे पिछली जो आप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देख रहे थे जिसका नाम था, क्या नाम था? जी, उसका पिछला नाम था डिविजनल एंड प्रोडक्ट स्ट्रक्चर। डिविजनल एंड प्रोडक्ट स्ट्रक्चर के अंदर आपने ये देखा था कि ऑर्गेनाइजेशन को आप डिवीजन के हिसाब से, यानी किस एरिया के अंदर आप एग्जिस्ट करते हैं, कहाँ कहाँ बिजनेस करते हैं, उस हिसाब से, जैसे कराची डिवीजन, लाहौर डिवीजन या पेशावर डिवीजन, और इसी तरह से प्रोडक्ट वाइज भी कर सकते हैं, यानी प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी। और एक और चीज़ हमने देखी थी कि डिवीजन के अंदर आप कस्टमर्स के हिसाब से भी डिवीजन बना सकते हो कि बी टू बी कस्टमर्स और बी टू सी कस्टमर्स। इसकी डेफिनेशन मैंने बताई थी। बी टू बी कस्टमर्स वो हैं जो कि आपकी चीज़ खरीदते हैं और उससे बिजनेस करते हैं, उससे कमाते हैं, जबकि बी टू सी कस्टमर वो हैं जो आपकी प्रोडक्ट खरीदते हैं और उसको अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल करते हैं। ज़ाहिर है एक जगह पे ज़्यादा बल्क में वो खरीदते हैं बी टू बी वाले, बी टू सी वाले एक दो यूनिट खरीदते हैं। बी टू बी में भी आप कम पैसों पे बेच रहे होते हो, बी टू सी में आप थोड़ा सा महंगा भी बेच रहे हो, तो खैर वो फिर हम बाद में बात करेंगे। तो होता ये है प्रोडक्ट एंड डिवीजन स्ट्रक्चर में कि आपकी कंपनी ऊपर टॉप ऑफ द लाइन में डिवीजन में डिवाइड होती है, प्रोडक्ट के हिसाब से, ज्योग्राफी के हिसाब से, या कस्टमर बेस के हिसाब से, और फिर उसके नीचे वही सेम फंक्शंस के अंदर डिवाइड हुई होती है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट और एचआर डिपार्टमेंट। ज्योग्राफिकली स्ट्रक्चर्ड में कोई नई बात नहीं है, ये भी बिल्कुल उसी की तरह है, तकरीबन वही चीज़ है। प्रोडक्ट स्ट्रक्चर में जो हमने डिवीजन स्ट्रक्चर पढ़ा था, ज्योग्राफिकली स्ट्रक्चर वही बात है। ज्योग्राफिकली का मतलब है लैंड के हिसाब से, एरिया के हिसाब से। सो यहाँ पर भी आप यही कर रहे हो कि टॉप पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नीचे फिर डिवीजन बने हुए। डिवीजन किस बेसिस पे बने हुए? नॉर्थ, ईस्ट, साउथ। कोई कंपनी इतनी बड़ी हो गई है अब कि वो लेट से पूरी दुनिया में काम करती है, तो उसने अपने डिवीजन बनाए हुए। नॉर्थ डिवीजन, नॉर्थ डिवीजन जो है वो सारा रशिया और सारा यूरोप और ये सब देखता है। इसी तरह से जो ईस्ट डिवीजन है वो पूरा एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सारा कुछ देख रहा होता है। और फिर साउथ डिवीजन जो है वो, उसको आपने फिर कुछ और दिया हुआ है, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज और मिडिल ईस्ट या कुछ और। तो आपने अपनी कंपनी को, जब इतनी बड़ी हो गई है आपकी कंपनी के पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करती है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अकेले पूरी कंपनी संभालना बहुत मुश्किल होगा। तो उन्होंने जर्नल मैनेजर्स बना दिए, एरियाज में डिवाइड कर दिया अपनी कंपनी को कि भाई आप लोग सब अपनी अपनी एरिया के, अपने अपने डिवीजन के रिस्पॉन्सिबल हो, आप अपने अपने एरिया को संभालो। और फिर हर डिवीजन के अंदर नीचे सेम वही फंक्शंस जो हमने पीछे देखे थे कि सबके अलग प्रोडक्शन होगा, सबका अलग जो है वो लेट्स से कि एचआर होगा, उनका फाइनेंस होगा, मार्केटिंग होगा। तो तीनों डिविजन्स के अंदर फिर फंक्शंस बिल्कुल उसी तरह होंगे जैसे हमने पीछे देखे थे। अब इसमें कोई नई बात नहीं है बज़ाहिर, तो इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। इसके एडवांटेजेस कमोबेश वही हैं जो पीछे हमने देखे थे प्रोडक्ट एंड डिविजनल स्ट्रक्चर के, लेकिन इसको एक दफ़ा देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इनेबल्स जियोग्राफिक ग्रोथ। अच्छा, इस जब आप स्ट्रक्चर के ऊपर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ले आते हैं तो क्या होता है, आप मजीद ज्योग्राफिकली और ज़्यादा ग्रो कर सकते हो। ज्योग्राफिकली का मतलब है, अगर अभी आप 120 कंट्रीज में बिजनेस करते हो तो आपके लिए 121वीं कंट्री में जाना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी आप जो है वो अपनी कंपनी को इतना एक्सपैंड करते हुए इतने सारे मुल्कों में, इतने सारे एरियाज में फैला चुके हो। तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस और काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हासिल हो जाती है कि कैसे आपने मजीद ज्योग्राफिकली ग्रो होना है। इसी तरह अलाउज लोकल डिसीजन मेकिंग। तो आप लोगों ने सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ी होगी, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि सेंट्रलाइजेशन या सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग में ये होता है कि एक ही शख्स या एक ही बॉडी जो है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसीजन लेती है, उसको पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चला रही होती है सेंट्रलाइजेशन में। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में आप सबके डिसीजन, सबकी अथॉरिटी, सबकी पावर अलग अलग सबको दे देते हो। तो इस स्ट्रक्चर में क्या होता है कि लोकली सब अपने अपने डिसीजन, अपने अपने डिवीजन के डिसीजन खुद ले सकते हैं। मैं इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूँ आपको कि आप लोगों ने, पता नहीं आपको याद है या नहीं, कि पाकिस्तान में जब पिज़्ज़ा हट नया नया आया था तो उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई थी, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान, इंडिया और उस पूरे रीजन में, कि यहाँ का टेस्ट यूरोप और यूएसए से बहुत अलग था। वहाँ पे वो बहुत अलग चीज़ें सर्व करते थे, यहाँ पे लोग उनसे केचप मांगते थे और चिली गार्लिक मांगते थे। तो क्या होता है, जब आप अपनी कंपनी के डिवीजन ही अलग कर देते हो, आप एक अपना साउथ एशिया या साउथ ईस्ट एशिया का अलग डिवीजन बना देते हो, तो वो अपनी रेसिपी अलग बनाते हैं, वो अपनी प्रोडक्शन अलग करते हैं, वो बिल्कुल वहाँ के टेस्ट के हिसाब से अपनी आप को जो है वो चला रहे होते हैं। सो लोकल डिसीजन मेकिंग जो है वो हो रही होती है आपकी कंपनी में, जब आप जो है वो इस तरह से अपनी कंपनी को स्ट्रक्चर करते हो, यानी ज्योग्राफिकली। इसी तरह हर एरिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है ये सबको क्लियरली पता होता है। यूरोप वाला जो शख्स है वो एशिया के मामले में नहीं घुसेगा, एशिया वाला जो शख्स है वो सिर्फ अपने डिवीजन को, अपने
ज्योग्राफिकल एरिया को देख रहा होगा, सो बहुत क्लियरली सबको अपनी चीज़ें पता होती हैं। ट्रेनिंग ऑफ जर्नल मैनेजर, जो भी जर्नल मैनेजर्स अपने अपने डिवीजन के हैं, उनको बहुत अच्छी तरह से ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, ग्रोथ, सारी चीज़ें मिल रही होती हैं और वो कंपनी के अंदर फिर अपने नेक्स्ट स्टेज के लिए, नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार हो रहे होते हैं। तो जब कंपनी इतनी बड़ी हो जाती है तो ओवरऑल पूरी कंपनी के अंदर जितने भी लोग हैं उन सबके साथ बहुत ज़्यादा उनको एक अच्छी लर्निंग और एक अच्छा कैरियर ग्रोथ जो है वो मिल रही होती है। टॉप मैनेजमेंट फ्री टू कॉन्सेंट्रेट ऑन स्ट्रेटेजिक मैटर्स, पिछले स्ट्रक्चर में भी हमने ये पढ़ा था। तो जब आपने अपनी कंपनी के नीचे के सारे हिस्सों को अलग अलग मुल्कों में, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड कर दिया, तो जाहिर है आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो अकेले सुकून से बैठकर कंपनी के बड़े बड़े डिसीजन ले पाएंगे कि हमें कौन सी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, कौन सी प्रोडक्ट में प्रॉफिट कम है, किसको बंद करना है, कौन से नए कंट्रीज हैं जहां पे हमें बिजनेस ओपन करना है, कौन सी कंट्रीज हैं जहां से हमें बिजनेस क्लोज करना है। तो जो स्ट्रेटेजिक मैटर्स हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देख पाएंगे अगर वो इन पैटी इशूज से निकल जाएंगे और ये सारे इशूज वो डिविजन्स को दे देंगे। डिसएडवांटेजेस इसके बिल्कुल सेम वही हैं जो हमने पिछले स्ट्रक्चर में पढ़े थे, कोई भी नई चीज यहाँ पे फर्दर ऐड नहीं होती। अच्छा, ये एक जरूरी बात है, इसको अपने पास हाईलाइट कर लो कि इनकी डिफरेंशिएशन क्या है। आपको ये क्लियरली अपने माइंड में पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट वाइज कंपनी अगर डिवाइड होती है तो क्या होता है और ज्योग्राफिकली डिवाइड होती है तो क्या होता है, इन दोनों में क्या फर्क है। Product divisionalization is generally preferred over, say, geographic divisionalization when the product is relatively complex. अगर आपका प्रोडक्ट मुश्किल है, मुश्किल से यहाँ क्या मुराद है कि बहुत सारे हैं, अलग अलग कैटेगरी के हैं, अलग अलग इस्तेमाल के हैं, एक फूड है, एक नॉन फूड है, एक जो है वो बिल्कुल अलग आइटम है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कुछ और है। तो ऐसी सूरत के अंदर आपको अपनी कंपनी को बेहतर ही होता है कि आप प्रोडक्ट स्ट्रक्चर में डिवाइड कर दो, ताकि हर अपने प्रोडक्ट के अंदर आप उस खास प्रोडक्ट का स्पेशलाइज बंदा हायर कर सको। जैसे हमने लास्ट टाइम यूनिलीवर की बात की थी, हम आज भी वही करते हैं। यूनिलीवर में हम कहते हैं सिर्फ 3 प्रोडक्ट हैं, वैसे बहुत सारे हम कहते हैं सिर्फ 3 है, हम कहते हैं उनके पास जो है वो नॉर नूडल्स है, उनके पास जो है वो सर्फ एक्सेल है और उनके पास जो है वो डव शैम्पू है। सो जब आप अपनी कंपनी को प्रोडक्ट वाइज डिवाइड करोगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स हैं, तीनों बहुत अलग अलग नेचर की प्रोडक्ट्स हैं, तो ऐसी सूरत के अंदर आपको जो है वो अपनी कंपनी को इस तरह से डिवाइड करना पड़ेगा कि उसको अलग अलग प्रोडक्ट्स के अंदर आप डिवाइड करो। तो आप बेसिकली क्या करोगे, जो फूड के एक्सपर्ट हैं, टेस्ट के एक्सपर्ट हैं, जो लोग लोगों के खाने पीने की चीज़ें अच्छी डेवलप कर सकते हैं, उनको आप अपने नूडल्स के डिवीजन में रखोगे, प्रोडक्ट डिवीजन बनाओगे, नूडल्स के साथ रखोगे। जो लाउंड्री के अंदर एक्सपर्ट हैं, जिनकी एक्सपर्टीज स्पेशलाइजेशन लाउंड्री में, डिटर्जेंट में, इस तरह में, उनको आप अपने डिटर्जेंट डिवीजन में रखोगे। और फिर इसी तरह से जो पर्सनल केयर या शैम्पू, कंडीशनर, इस कैटेगरी के स्पेशलिस्ट हैं, एक्सपर्ट लोग हैं, उनको फिर आप हायर करोगे अपने डव शैम्पू की कैटेगरी के अंदर। तो क्या होगा, आपकी प्रोडक्ट तीनों इतनी अलग अलग तरह की हैं कि आपके लिए ज़रूरी है कि आप उन्हें सबको अलग अलग जो है वो कर रहे हो, प्रोडक्ट वाइज डिवाइड कर रहे हो। जोग्राफिकल डिवीजन से बेहतर डिवीजन यूनिलीवर के लिए ये है कि वो प्रोडक्ट वाइज करे, और उन्होंने किया हुआ अभी मेनली प्रोडक्ट वाइज ही है। जोग्राफिक भी किया हुआ है, लेकिन हम उस पर आगे बात करेंगे जब हम अगले टॉपिक्स को पढ़ेंगे। है, when a product is relatively complex and requires a high cost of capital equipment, skilled operators, etc., e.g. the car industry. कार इंडस्ट्री एक एग्जांपल है कि बहुत अलग अलग किस्म की कार्स जो हैं वो बन रही होती हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से गुजर के बन रही होती हैं, बहुत ही अलग अलग किस्म की रिक्वायरमेंट होती है हर गाड़ी के लिए, और एक सिर्फ एक गाड़ी बनाने के ऊपर बहुत ज़्यादा एक कैपिटल लग रहा होता है, बहुत एक लंबा टाइम पीरियड लग रहा होता है। एक गाड़ी जो है वो दिनों में, हफ्तों में जाके तैयार हो रही होती है। सो एक लंबा और मुश्किल प्रोसेस है। तो क्या होता है कि ऐसी कंपनीज के अंदर डिवीजन इस तरह से बने हुए होते हैं। अच्छा, उसके बाद हम अपना अगला स्ट्रक्चर देखते हैं जिसको हम कहते हैं मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। अच्छा, इन सब के अंदर सबसे कॉम्प्लेक्स, सबसे मुश्किल स्ट्रक्चर यही है जिसको समझने में आप लोगों को थोड़ी मुश्किल होती है। हम जरा इसको आसान करते हैं। सबसे पहले तो ऐसे देखते हैं इसको कि वही सीनियर मैनेजमेंट है कंपनी की जो ऊपर है, जो कि आपको टॉप ऑफ द लाइन नजर आ रही है। उसके नीचे आपने पहला डिवीजन जो बनाया हुआ है यहाँ पे, वो फंक्शंस के हिसाब से बनाया हुआ है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D डिपार्टमेंट, इन चारों डिपार्टमेंट्स का अपना अलग अलग काम है। ये डिवीजन कैसे हुआ हुआ है, फंक्शनल स्ट्रक्चर के हिसाब से हुआ हुआ है। लेकिन अगर हम देखें तो नीचे एक और डिवीजन हुआ हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पे, जिसके आगे लिखा हुआ है प्रोडक्ट स्ट्रक्चर। प्रोडक्शन मैनेजर ए, प्रोडक्शन मैनेजर बी, प्रोडक्शन मैनेजर सी। अब डिवीजन दोनों हुए हैं, लेकिन ये जो लाइंस हैं ये एक दूसरे के साथ कोलाइड हो रही हैं, यहाँ पे कुछ मिक्स एंड मैच हुआ है। इसको जरा समझते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो बेसिकली क्या है, लेट्स से हम कहते हैं
कि डॉलेंस कंपनी है, डॉलेंस कंपनी जो है वो अलग अलग किस्म के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनाती है, वो फ्रिज भी बनाते हैं, वो एसी भी बनाते हैं, और दूसरे अलग अलग माइक्रोवेव ओवन भी बनाते हैं, टोस्टर्स भी बनाते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, उनकी फैक्ट्री तो एक ही है बजाय, उनका सेल्स डिपार्टमेंट भी एक ही है, उनका फाइनेंस डिपार्टमेंट भी एक ही है, उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भी एक ही है। लेकिन हर प्रोडक्ट का एक प्रोडक्ट मैनेजर या ब्रांड मैनेजर वो कहते हैं, जो भी उन्होंने नाम रखा हुआ है। वैसे प्रोडक्ट मैनेजर और ब्रांड मैनेजर में फ़र्क होता है, हम इस पे बात करेंगे आगे चल के। अभी के लिए ऐसे समझें कि हर खास प्रोडक्ट के लिए आपने एक अलग प्रोडक्ट मैनेजर रखा हुआ है और वो अपने प्रोडक्ट का जिम्मेदार है। लेट्स से प्रोडक्ट मैनेजर ए, ये जो है रिस्पॉन्सिबल है एसी के लिए, प्रोडक्ट मैनेजर बी रिस्पॉन्सिबल है फ्रिज की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और प्रोडक्ट मैनेजर सी जो है वो लेट से वो दूसरे होम अप्लायंसेस देखते हैं, जूसर, ब्लेंडर, माइक्रोवेव ओवन। तो हमारे 3 प्रोडक्शन मैनेजर हो गए, तीनों अलग अलग प्रोडक्ट को लुक आफ्टर करते हैं। मिसाल के तौर पे एक ही फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री को टास्क देना है कि कितने एसी बनाने हैं, कितने होम अप्लायंसेस बनाने हैं और कितने जो है वो फ्रिज बनाने हैं। तो ये तीनों लोग अपने अपनी फोरकास्ट जो है वो यहाँ शेयर कर रहे होंगे। ये तीनों लोग अपने अपने फाइनेंशियल मैटर्स जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ डिस्कस कर रहे होंगे। ये तीनों लोग जो है वो सेल्स टीम के साथ जो है वो डिस्कशन कर रहे होंगे कि क्या टारगेट हो गए, कितनी अचीवमेंट्स हो गई हैं, कितनी सेल्स हो गई हैं। और ये तीनों लोग जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ भी जुड़े हुए होंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनको बता रही होगी कि कॉम्पिटिटर के एसी में ये फंक्शनैलिटी भी है, कॉम्पिटिटर के फ्रिज ने ये नई चीज़ निकाली है, कॉम्पिटिटर ने अपने जूसर के साथ एक नई चीज़ भी ऐड कर दी है। सो फंक्शंस भी वहीं मौजूद हैं, प्रोडक्शन स्ट्रक्चर भी वहीं मौजूद है, लेकिन ये दोनों मिलके आपस में एक दूसरे के साथ किसी ना किसी तरह से काम कर रहे होते हैं। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर कहते हैं, जैसे कि आपने मैट्रिक्स मूवी है उसके अंदर देखा होगा कि एक चीज के अंदर दो चीजें एग्जिस्ट करती हो या मल्टीपल चीजें एग्जिस्ट करती हो, उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं, ऐसी कॉम्प्लेक्स चीज को। सो यहाँ पे यही हो रहा है, एक कंपनी के अंदर फंक्शन वाइज भी डिवीजन हुई हुई है और उसी कंपनी के अंदर प्रोडक्शन वाइज भी डिवीजन हुई हुई है। हर बंदा अपने अपने, हर प्रोडक्ट मैनेजर अपने अपने प्रोडक्ट का जिम्मेदार भी है। तो कंपनी के लिए बहुत आसान हो जाती है, अगर उसने टोटल आउटपुट पूछना है कितना बना है तो प्रोडक्शन से पूछ सकता है, और अगर उसने अपने अपने प्रोडक्ट मैनेजर से अलग अलग इंडिविजुअली उनके प्रोडक्ट के बारे में सारी चीज़ें लेनी तो वो भी वहाँ से वो ले सकते हैं। तो ये थोड़ा सा एक मैट्रिक्स स्ट्रक्चर का आपको फायदा हो जाता है। अब जाहिर है जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, जितने हमने पढ़े हैं शुरू से लेके, चाहे वो एंटरप्रेन्योरल स्ट्रक्चर हो या चाहे मैट्रिक्स स्ट्रक्चर हो या उसके बीच में बाकी सब हो, सबके साथ कुछ ना कुछ फायदे और नुकसान है। कोई भी ऐसा नहीं है जिसके सिर्फ फायदे हो या जिसके सिर्फ नुकसान हो। तो अच्छा, पहले एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस से पहले यहाँ पे कुछ बातें लिखी हैं, इसको देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। The matrix structure requires dual reporting of two different managers. The matrix requires dual reporting to two different managers. For example, looking at diagram of an employee manufacturing product A would have to report to the manager of production department and the manager in the charge of product A. So basically यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि फैक्ट्री के अंदर, प्रोडक्शन फैसिलिटी के अंदर जो शख्स प्रोडक्ट को बना रहा है, तैयार कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, वो दो लोगों को जवाबदेह है, वो दो लोगों की सुन रहा होता है बैठ के। पहला शख्स यानी हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर, वो उसको बता रहा होता है, और दूसरा शख्स इंडिविजुअल, ये जो अपने अपने प्रोडक्ट के मैनेजर्स हैं, ये साहब, ये भी जो है वो उस फैक्ट्री के लड़के को, उस स्टाफ को, उस सुपरवाइजर को अपने अपने ऑर्डर्स या चीज़ें पास कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो है वो डुअल जो है वो रिपोर्टिंग होती है, आप जो है वो दो लोगों को जवाब दे होते हैं, दो दफ़ा दो दो अलग अलग जगहों पे जो है वो आप रिपोर्ट कर रहे होते हैं। The aim of matrix structure is to combine the benefits of both divisional and functional structure. डिविजनल स्ट्रक्चर के जो फायदे हैं और फंक्शनल स्ट्रक्चर के जो फायदे हैं, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर को इसलिए बनाया गया ताकि उन दोनों स्ट्रक्चर्स के फायदों को एक साथ उठाया जा सके। यहाँ पे अगर आप देखो लेफ्ट हैंड साइड पे डिविजनल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे अगर आप देखो ऊपर तो ये फंक्शनल स्ट्रक्चर है। तो बेसिकली हमारी कंपनी में ये दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं और हम दोनों से फायदे उठा पा रहे हैं। अच्छा, आप देख लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ बोथ डिविजनल एंड फंक्शनल। जो पीछे हमने डिविजनल स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस पढ़े और जो पीछे हमने फंक्शनल स्ट्रक्चर के फायदे पढ़े, वो दोनों के दोनों यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबल होते हैं आपके सारे डिपार्टमेंट्स, आपके सारे फंक्शंस, बहुत इजीली जो है वो चीज़ें मैनेज हो रही होती हैं क्योंकि आपके पास एक बड़ी मैन पावर होती है। कस्टमर ओरिएंटेड होते हैं आप, कस्टमर ओरिएंटेशन होती है। कस्टमर ओरिएंटेशन से मुराद है कि आप जो है वो कस्टमर सेंट्रिक होते हैं, कस्टमर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, कस्टमर को लेके ही सारे डिसीजन लिए जा रहे होते हैं, कस्टमर को सोचते हुए ही सारे डिसीजन लिए जा रहे होते हैं। ये जो तीनों प्रोडक्ट मैनेजर्स हैं, ये तीनों अपने अपने प्रोडक्ट को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं।
तो बेसिकली इवेंचुअली फायदा कस्टमर को ही हो रहा होता है। इनकरेज टीम वर्क एंड द एक्सचेंज ऑफ ओपिनियंस एंड एक्सपर्टीज। जाहिर है इतने सारे लोग हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं, डिवीजन में भी डिवाइड है, फंक्शन में भी डिवाइड है, तो लोग एक दूसरे के साथ सीखते हैं, टीम वर्क होता है, ओपिनियंस जो है वो एक्सचेंज होते हैं और एक दूसरे की एक्सपर्टीज और स्पेशलाइजेशन से भी सीख रहे होते हैं। नुकसान क्या है? डुअल कमांड एंड कॉन्फ्लिक्ट। एक शख्स को दो लोग ऑर्डर कर रहे हैं, एक शख्स अलग ऑर्डर दे सकता है, दूसरा अलग ऑर्डर दे सकता है, दोनों के ऑर्डर में फर्क हो सकता है, वो शख्स फंस जाएगा, मसले में आ जाएगा, तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, परेशानी हो सकती है, उसके लिए कंफ्यूजन हो सकती है कि मुझे आखिर किसका कमांड, किसका ऑर्डर फॉलो करना है। तो दो दो जगह से उसे जो है वो कमांड आ सकता है और आ रहा होता है। डाइल्यूशन ऑफ फंक्शनल अथॉरिटी। फंक्शनल अथॉरिटी, जैसे फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर हर फंक्शन के पास अथॉरिटी होती है, तो इस स्ट्रक्चर में, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शंस के पास अथॉरिटी उतनी नहीं होती, क्योंकि इनकी अथॉरिटी शेयर हो जाती है प्रोडक्ट मैनेजर्स के साथ। क्योंकि पीछे फंक्शनल स्ट्रक्चर में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डिसाइड करता था कि हमें क्या बनाना है, अपनी मर्जी से अकेले बैठ के डिसाइड करता था कि क्या प्रोड्यूस करना है। लेकिन मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में ये होता है कि हर प्रोडक्ट का अलग अलग मैनेजर बोल रहा होता है कि मेरी प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगी, मेरी भी बनेगी और मेरी भी बनेगी और पहले मेरी बनेगी। तो ये चीज़ें जो है वो थोड़ा सा परेशान कर रही होती है उनको कि उनके हाथ में से अब अथॉरिटी खत्म हो जाती है और उनकी अथॉरिटी इनफैक्ट शेयर हो जाती है। टाइम कंज्यूमिंग मीटिंग्स। जाहिर है बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, इतने सारे लोग हैं, फंक्शंस भी अपने आपस में मीटिंग्स कर रहे होते हैं। हर किस्म के प्रोडक्ट मैनेजर जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ भी अलग अलग बैठे होंगे, सेल्स डिपार्टमेंट के साथ भी बैठे होंगे, तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग मीटिंग्स होती हैं और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। कंपनी को चलाने की, इतने सारे लोगों को रखने की, इतने सारे फंक्शंस की, अलग अलग काम या सेम काम कर रहे हो उनको रखने की कॉस्ट जो है वो आपकी बहुत हाई हो जाती है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर के अंदर। क्वेश्चंस को हम अभी फिलहाल स्किप करेंगे और फिर एक साथ ही देखेंगे बाद में। अच्छा, उसके बाद आता है आखिरी टाइप, जिसको हम कहते हैं बाउंड्री लेस स्ट्रक्चर। जाहिर है नाम से ही पता चल रहा है हमें कि बाकी सारे स्ट्रक्चर में बाउंड्रीज बनी हुई हैं, डायग्राम्स बनी हुई हैं कि कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है, ऑर्डर कहाँ से आ रहा है, कौन फॉलो कर रहा है। बाउंड्री लेस स्ट्रक्चर का मतलब यही है कि यहाँ कोई बाउंड्री नहीं है, यहाँ कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ये बिल्कुल ही अनस्ट्रक्चर्ड जो है वो कंपनी होती है। This is a contemporary model. Contemporary means modern model of organization design which adopts a more flexible approach to structure. एक मॉडर्न तरीके का, नए दौर का स्ट्रक्चर है ये, जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल अप्रोच के साथ अपनी कंपनी को स्ट्रक्चर कहते हैं। Boundless structures are essentially an unstructured design that is not constrained by having a chain of command or formal department, with the focus instead being on flexibility. तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे बेसिकली आपके पास कोई स्ट्रक्चर खास नहीं होता, बल्कि आपकी कंपनी चेन ऑफ कमांड और फॉर्मल डिपार्टमेंट्स में बंधने के बजाय फ्लेक्सिबिलिटी पे चल रही होती है। आप जो है वो अपनी कंपनी को फ्लेक्सिबल बनाते हैं कि अलग अलग फंक्शन जो है वो कहाँ कहाँ पे हो रहे होंगे, बिल्कुल फ्लेक्सिबल तरीके से ही हो रहा होता है। अभी हम इसकी टाइप्स देखते हैं तो उसमें फिर आप लोगों को आइडिया होगा कि क्या बात हो रही है। देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाउंड्रीलेस ऑर्गेनाइजेशंस दैट यू नीड टू बी अवेयर ऑफ: हॉलो, वर्चुअल एंड मॉड्यूलर। तीन तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं बाउंड्रीलेस, जिनको हम हॉलो, वर्चुअल और मॉड्यूलर कहते हैं। हॉलो ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी होती हैं? हॉलो का मतलब होता है जो खोखली हो, जिनके अंदर कुछ ना हो, खोखली को कहते हैं हॉलो। तो हॉलो ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो अपने काम को दो हिस्सों में डिवाइड करे और बोले कि एक है मेरा कोर काम और दूसरा है मेरा नॉन कोर काम। कोर का क्या मतलब है? कोर को क्या बोल रहे हैं हम? कोर वैसे तो लफ्जी मायने इंपॉर्टेंट के हैं, यहाँ पे हम कोर कहते हैं जो हमारी कंपनी के लिए, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, जिस टाइप की हम ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जो ज़रूरी काम हो वो हमारे कोर काम है, और जो हमारे लिए गैर ज़रूरी काम हो, जो हमारी इंडस्ट्री से रिलेटेड ना हो या हमारे मेन प्रोडक्ट से रिलेटेड ना हो, वो हमारे नॉन कोर काम। तो होता क्या है बेसिकली, एनीथिंग विच इज क्लासिफाइड एज नॉन कोर इज आउटसोर्स टू द अदर ऑर्गेनाइजेशंस। ऐसी तमाम चीज़ें जिनको हम नॉन कोर कहेंगे, उन सब के साथ हम क्या करते हैं, अपनी कंपनी से बाहर किसी और कंपनी को आउटसोर्स कर देते हैं। आउटसोर्स का मतलब होता है खुद नहीं करते बल्कि किसी और को दे देते हैं, और वो कोई और जो है वो आपके बदले में ये काम करते हैं और आप उसको इसका पे कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक अकाउंटिंग फर्म जो है, लेट से एक अकाउंटिंग या टैक्स कंपनी है, वो अपनी कंपनी में डिजिटल मार्केटिंग डिपार्टमेंट खोले ना खोले उसकी मर्जी है वैसे तो, लेकिन एक मॉडर्न दौर की जो अकाउंटिंग फर्म होगी वो क्या प्रेफर करेगी कि एक बाहर की कोई कंपनी लें जो डिजिटल मार्केटिंग की एक्सपर्ट हो और उससे अपनी डिजिटल मार्केटिंग करवा लें। वो हमें ज़्यादा कस्टमर्स ला देगा, वो हमें ज़्यादा क्लाइंट्स ला देगा, और हमें अपनी कंपनी के अंदर ये डिजिटल मार्केटिंग का डिपार्टमेंट खोलना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा मेन काम ही नहीं है। तो हमारा फोकस ये होगा कि हम जो है वो अपनी कंपनी में
टैक्स के एक्सपर्ट लोगों को हायर कर लें, रिपोर्टिंग के एक्सपर्ट लोगों को हायर कर लें, ऑडिट के अकाउंट्स के लोगों को हायर कर लें, ये हमारे लिए ज़्यादा प्रेफर्ड होगा, जो हमारी कोर चीज़ें हैं उनको फोकस करना। So outsourcing refers to the contracting out of aspects of the organization's work to specialist providers. Outsourcing वही मतलब है कि अपनी कंपनी के गैर ज़रूरी कामों को आप कॉन्ट्रैक्ट आउट कर दें, किसी और को कॉन्ट्रैक्ट दे दें, किसी ऐसे आदमी को जो कि उस काम का स्पेशलिस्ट हो। We will look into outsourcing in more detail in chapter 8. Chapter 8 में बात करेंगे इस बारे में। For example, an accountancy training organization might outsource less important functions. अच्छा, यहाँ पे वही बात है कि एक अकाउंटेंट ट्रेनिंग कंपनी अपने गैर ज़रूरी कामों को आउटसोर्स कर देगी, जैसे पेरोल। पेरोल बनाना इनका काम नहीं है, लेकिन इनको बहुत सारी एचआर एजेंसीज मिल जाएंगी मार्केट के अंदर जो कि यही काम करती हैं, कंपनीज का, फ्रीलांसर्स का, इंडिविजुअल्स का पेरोल बना रही होती हैं। तो आप क्या करेंगे, आप एक अकाउंटेंसी फर्म होने के तौर पे आप अपना गैर ज़रूरी या कम ज़रूरी काम पेरोल आउटसोर्स कर देंगे किसी थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि क्या करेगी, स्पेशलाइजिंग इन पेरोल प्रोसेसिंग, पेरोल बनाने, पेरोल प्रोसेस करने में स्पेशलाइज्ड होगी। कोर फंक्शन सच एज ट्रेनिंग स्टूडेंट्स वुड बी केप्ट इन हाउस एंड अंडरटेकन बाय एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी। लेकिन जो ज़रूरी आपकी कंपनी का काम है, जैसे स्टूडेंट्स को ट्रेन करना, एक अकाउंटिंग ट्रेनिंग कंपनी जो कि लोगों को अकाउंटिंग सिखाती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाती है, उसके लिए क्या ज़रूरी बात है, स्टूडेंट्स को तैयार करना, उन्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना, उन्हें पढ़ाना। तो ये काम पे वो ज़्यादा फोकस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर टीचर लेकर आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर रिसर्च मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है वो लेकर आएंगे, और कम ज़रूरी चीज़ों को बाहर आउटसोर्स कर देंगे। मॉडर्न दौर के अंदर ये होता है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हम हॉलो ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। फिर आती है वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली क्या होती है, ये वो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो कि अपने कामों को ठीक है, तो ये बेसिकली वो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो अपने कामों को आउटसोर्स कर देती हैं, मेनली ज़्यादा से ज़्यादा आउटसोर्स कर देती हैं। वहाँ पे हमने देखा था कि कोर और नॉन कोर बना के आउटसोर्स करते हैं, जबकि यहाँ क्या होता है, ज़्यादातर चीज़ें आउटसोर्स हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले आप डेफिनेशन देख लो और मार्क भी कर लो अपने पास में, तीनों की डेफिनेशन मार्क कर लो एडवांस में, वर्चुअल, हॉलो और मॉड्यूलर, तीनों को मार्क कर लो। दिस अकर्स व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन आउटसोर्सेज मैनी ऑफ इट्स फंक्शंस टू अदर ऑर्गेनाइजेशन। ज़्यादातर अपने फंक्शंस को आउटसोर्स कर देती है, बाहर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को दे देती है, एंड सिंपली एग्जिस्ट एज अ नेटवर्क ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स विद वेरी फ्यू इफ एनी फंक्शन बीइंग केप्ट इन हाउस। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, कुछ अपने जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनके बलबूते पे वो चल रही होती है, सिर्फ उसके ऊपर ही काम करती है, और कुछ फंक्शन ही अपने पास रखती है, बाकी तमाम के तमाम जो है वो आउटसोर्स कर देती है, बाहर से करा रही होती है, या कहीं बाहर से उनके वो सारे काम जो है वो हो रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैनी इंटरनेट रिटेलर्स कुड बी सीन एज वर्चुअल कंपनी। आपके इलाके के अंदर इंटरनेट प्रोवाइडर है जिसके आपने जिससे केबल लगवाया हुआ है, इंटरनेट लगवाया हुआ है, बेसिकली ना प्रोडक्ट उसकी है, ना वो उसको बनाता है, ना उसको रिपेयर करता है, ना उसके साथ कुछ और करता है, वो सिर्फ और सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर है, उसका सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है उस कंपनी के साथ, जिस भी कंपनी का नेट वो आपके घर में लगा देता है। तो बेसिकली उसने सिर्फ ये करना है कि आपके घर आना है, कनेक्शन लगाना है, और हर महीने आपसे पैसे कलेक्ट कर लेना है। जबकि जो मेन सर्विस है वो पीछे किसी और कंपनी से आ रही है, जिसके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो तमाम शहर में, तमाम मुल्क के अंदर अपना इंटरनेट प्रोवाइड कर सके। तो वो क्या करती है, हर एरिया के अंदर अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर को अपना काम दे देती है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर हैं इंटरनेट वाले, ये जो है वो इस तरह के होते हैं कि इनके सारे काम जो है वो बाहर से आ रहे होते हैं। अच्छा, their products are bought in from manufacturers, sales are delivered to customers by third party couriers, and even their website may be maintained and hosted by external IT specialists. तो यहाँ पे बेसिकली यूके के हिसाब से एग्जांपल दी हुई है कि वो जो अपनी डिवाइसेज हैं जो आपको भेजते हैं, जो आप अपने टीवी के साथ अपने घर के अंदर कनेक्ट कर रहे होते हैं सारी चीज़ें, तो वो बेसिकली आपको वो जो डिवाइस है वो कहीं और से किसी और कंपनी की बनी हुई होती है, कोई और कंपनी बनाती है, वो डिवाइस वो आपको भेजते हैं कोरियर के थ्रू, थर्ड पार्टी कंपनी है कोरियर भी। और इवन उनकी जो वेबसाइट है जहाँ पे आप अपनी इंटरनेट की या केबल की डिवाइस ऑर्डर करते हैं, वो भी उनके पास अपने पास नहीं होती, ना उन्होंने खुद बनाई हुई होती है, बल्कि वो भी उन्होंने बाहर की किसी आईटी कंपनी से बनवाई हुई होती है, और वही उसको मैनेज कर रहे होते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को प्रोसेस करने वाले हैं, ऑर्डर लेते हैं आपसे, दूसरी कंपनी का स्टॉक आप तक वापस पहुंचा देते हैं, और आपको जो है वो सिर्फ फैसिलिटेट कर देते हैं। ऐसी कंपनियां वर्चुअल कंपनियां कहलाती हैं।
इसकी एक दफ़ा और अगर डिफरेंशिएशन करना चाहें हम कि हॉलो और इसमें क्या फ़र्क है, तो हॉलो कंपनी वो होती है जो अपने काम को कोर और नॉन कोर में डिवाइड कर ले, ज़रूरी और कम ज़रूरी, या ज़रूरी और गैर ज़रूरी, और तमाम ज़रूरी काम खुद करे और कम ज़रूरी वाले बाहर आउटसोर्स कर दे दूसरी स्पेशलाइज्ड कंपनियों को। जबकि वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो अगर चाहे तो थोड़ा बहुत काम अपने पास रखे, वरना ऑलमोस्ट सारा का सारा काम बाहर किसी और कंपनी से, थर्ड पार्टी कंपनी से करवा रही हो, इवन प्रोडक्ट भी उनका अपना ना हो मेजर केसेस के अंदर। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। वर्चुअल ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं जो कि फिजिकली एग्जिस्ट ना करती हो, वर्चुअल हो। तो ये जो है वो वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है। ये भी बाउंड्री लेस होता है, इसके अंदर भी कोई खास किस्म के डिपार्टमेंट या फंक्शन नहीं बने हुए होते, क्योंकि तमाम आपके काम जो है वो बाहर से ही हो रहे होते हैं। फिर आती है एक मॉड्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, इसके अंदर भी नाम से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि ये अपने काम को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देती है, सेगमेंट्स में डिवाइड कर देती है। मॉड्यूल्स क्या होता है, बेसिकली जब आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को देखते हो ना, खास तौर पे ऐसी कंपनीज जो बहुत बड़े बड़े और बहुत टाइम टेकिंग प्रोडक्ट्स बनाती हैं जिनमें बहुत टाइम लगता है, तो उसमें क्या होता है, लेट्स से हम कहते हैं कि एक कंपनी है वो गाड़ियां बनाती है। तो गाड़ी बनने का एक प्रोसेस बहुत लंबा प्रोसेस है, जिसके अंदर क्या होता है, पहले बॉडी तैयार की जाती है, फिर उस बॉडी के अंदर जो है वो मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट पूरा प्रोसेस तो नहीं पता, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ कि बॉडी के ऊपर जो है वो अंदर सारी सीट्स वगैरह लगाई जाती हैं, फिर उसके अंदर जो है वो इंजन वगैरह फिट किया जाता है, फिर उसके अंदर टायर लगाए जाते हैं, बॉडी पेंट वगैरह भी बीच में कहीं हो रही होती है, और बाकी चीज़ें उसके साथ हो रही होती हैं। तो एक बहुत लंबा प्रोसेस इसके अंदर होता है। तो ये कंपनी क्या करती है, अपने कंपनी को अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देती है, अलग अलग प्रोसेसेस में डिवाइड कर देती है, जिसके अंदर अलग अलग काम अलग अलग कंपनीज के थ्रू हो रहे होते हैं, अलग अलग जगहों से हो रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी जो है वो इस चीज़ की एक्सपर्ट नहीं है कि वो आयरन की, मेटल की, स्टील की बॉडी खुद बनाए। तो वो क्या करती है, बॉडी एक दूसरी कंपनी से बनवाती है और उस बॉडी को अपने प्लांट पे, अपनी फैक्ट्री पे ले आती है। इसी तरह फिर वो जाते हैं टायर की कंपनी के पास और उससे टायर खरीद लेते हैं, वो टायर भी ले आते हैं। फिर वो कंपनी जो गाड़ी बनाती है, गाड़ी के अंदर जो सीट्स हैं, जो फर्नीचर है, वो जो बाकी सारी चीज़ें हैं उसकी भी एक्सपर्ट नहीं है, तो वो भी उसको कहीं ना कहीं से बनवाना पड़ता है। वो बेसिकली किस चीज़ की एक्सपर्ट है, वो बनाती है गाड़ी का इंजन अच्छा, वो बनाती है गाड़ी की परफॉर्मेंस को अच्छा। तो वो इस काम पे फोकस कर रहे होते हैं, और बाकी तमाम चीज़ें बाहर से दूसरी जगहों से हो रही होती हैं, जो जो अलग अलग लोग उसमें स्पेशलिस्ट होते हैं। तो ये सब चीज़ें वहाँ से बन के आती हैं और फिर एक जगह पे असेंबल होकर एक फाइनल प्रोडक्ट जो है वो तैयार हो जाता है। ऐसी कंपनी क्या कहलाएगी, मॉड्यूलर ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगी। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल अ मोबाइल फोन कंपनी मे पे एक्सटर्नल मैन्युफैक्चरर टू सम मेक सम की कंपोनेंट्स ऑफ इट्स हैंडसेट्स मोबाइल फोन सच एज प्रोसेसर्स और स्क्रीन। दे आर देन असेंबल्ड बाय द मैन्युफैक्चरर अलॉन्ग विद अदर कंपोनेंट्स इट हैज मैन्युफैक्चर्ड इटसेल्फ। कुछ चीज़ें, ये मोबाइल फ़ोन कंपनी की बात हो रही है कि एक मोबाइल फ़ोन कंपनी कुछ चीज़ें खुद बना रही होगी, बाकी चीज़ें जो है वो बाहर से लेके आ रही होगी दूसरी कंपनी से। जैसे प्रोसेसर वो कहीं और से लाएगी, मोबाइल की स्क्रीन वो किसी और से बनवाएगी, हो सकता है बैटरी वो खुद बना रहे हो सकता है वो कुछ और जो है वो खुद बना रहे हो मोबाइल फ़ोन का, और फिर इन सारे पार्ट्स को असेंबल करके एक फाइनल फिनिश प्रोडक्ट जो है वो बना लेंगे। तो ऐसी कंपनी एक मॉड्यूलर ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। इन एक्सट्रीम केसेस द मैन्युफैक्चरिंग ऑल कंपोनेंट्स कैन बी आउटसोर्स, मीनिंग दैट द कंपनी सिंपली असेंबल्स देम टू क्रिएट इट्स फाइनल प्रोडक्ट। कुछ एक्सट्रीम केसेस में ऐसा भी होता है कि कंपनी अपना सारा का सारा काम, प्रोडक्ट के सारे पार्ट्स, फीचर्स आउटसोर्स कर देती है, बाहर से बन के आते हैं, और आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ उन्हें क्या करते हो, असेंबल करते हो, जोड़ के, मिला के, तैयार करके, पैक करके, और बस सेल कर देते हो। आप जो है वो एज अ ब्रांड मशहूर होते हो, आपके नाम से वो चीज़ बिकती है, तो आप क्या करते हो, बाकी तमाम चीज़ें दूसरे लोगों से, जो जो अपनी अपनी कैटेगरी का स्पेशलिस्ट होता है उससे बनवाते हो, और बस खुद उसको असेंबल करके फाइनल फिनिश प्रोडक्ट को तैयार कर लेते हो। तो बेसिकली अगर हम इन तीनों को डिफरेंशिएट करने की कोशिश करें, तकरीबन क्या हो रहा है इन तीनों के अंदर, हॉलो में, वर्चुअल में और मॉड्यूलर में एक ही काम हो रहा है कि आप कंपनी का आधा काम बाहर दे रहे हो या ज़्यादातर काम बाहर दे देते हो, एक जैसा ही काम हो रहा है ना। लेकिन अगर हम इनका फ़र्क करने की कोशिश करें तो मेजर फ़र्क क्या है, हॉलो ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो अपने काम को कोर और नॉन कोर में डिवाइड करे, और कोर काम खुद करे, नॉन कोर बाहर से करवाए। जबकि वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अपना तकरीबन सारा काम भी आउटसोर्स कर सकती है, उसके लिए कोई कोर काम नहीं है मेनली, उसका ज़्यादातर काम जो है वो बाहर से ही हो रहा होता है।
जितना भी उसका दिल चाहे वो काम वो बाहर से करवा रही होगी ये ऑर्गेनाइजेशन, और मेनली सिर्फ और सिर्फ एक खास किस्म की सर्विस खुद प्रोवाइड कर रही होगी, बाकी सब कुछ जो है वो बाहर से ही हो रहा होगा। जबकि एक मॉड्यूलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उन दोनों से कैसे अलग है कि मॉड्यूलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक फिजिकल प्रोडक्ट बनाती है। मॉड्यूलर ऑर्गेनाइजेशन अगर वर्चुअल और हॉलो से कंपेयर करें तो वर्चुअल और हॉलो को हम कह सकते हैं कि वर्चुअल और हॉलो जो है वो फिजिकल स्पेस में नहीं है, वो सर्विसेज कहला सकती हैं। जबकि मॉड्यूलर जो है वो एक फिजिकल प्रोडक्ट बनाते हैं, मोबाइल फोन, एक ऑटोमोबाइल गाड़ी, बाइक या कोई भी ऐसी चीज। सो मॉड्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जबकि वर्चुअल और जो आपकी हॉलो ऑर्गेनाइजेशन है वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है। तो इस तरह से आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। काम जो है वो तीनों जगहों पे अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से हो रहा होता है, आउटसोर्स किया जा रहा होता है बाहर थर्ड पार्टी को, दूसरे लोगों को जो उस काम के एक्सपर्ट होते हैं। क्योंकि आप इतना सारा काम अपने सर पे नहीं लेना चाहते, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी भी ना हो। उसको अपने पास अपनी कंपनी में खोलने की कॉस्ट भी बहुत हाई होती है। उस काम में आपसे अच्छे लोग मार्केट में ऑलरेडी मौजूद होते हैं। तो आप ये प्रेफर कर रहे होते हो कि आप उस काम को खुद ना करो, आप बल्कि उसको किसी और से करवाओ। तो ये बेसिकली क्या कहलाती है, मॉड्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। ये बाउंड्री लेस स्ट्रक्चर है। तो हमने कितने पढ़ लिए, 6 स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए। ये 6 स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं? ऑन्टरप्रेन्योरल स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर, प्रोडक्ट स्ट्रक्चर, प्रोडक्ट के बाद फिर डिविजनल स्ट्रक्चर, और ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर और मॉड्यूलर स्ट्रक्चर। एक दफ़ा इसको दोबारा देख लेते हैं कि ये कौन से, सॉरी मॉड्यूलर नहीं, बाउंड्री लेस स्ट्रक्चर। तो आपके पास ये 6 हैं बेसिकली। एंटरप्रेन्योरल स्ट्रक्चर बिल्कुल स्टार्ट में, और एंटरप्रेन्योरल स्ट्रक्चर से जब कंपनी बड़ी हो जाती है थोड़ी सी, तो वो फंक्शनल स्ट्रक्चर में जा रही होती है। फंक्शनल स्ट्रक्चर से जब कंपनी और ग्रो करती है तो फिर आप अपनी कंपनी में प्रोडक्ट स्ट्रक्चर बना देते हैं। आप इसको जो है वो प्रोडक्ट स्ट्रक्चर भी कह सकते हो और डिविजनल स्ट्रक्चर भी कह सकते हो। फिर नंबर 4 पे आता है ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर। आप अपनी कंपनी को एरिया वाइज भी डिवाइड कर सकते हो जब आपकी कंपनी पूरी दुनिया में फैल जाती है, ज्योग्राफिकली स्ट्रक्चर। फिर नंबर 5 पे आती है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, जिसमें आप अपनी कंपनी को फंक्शन और प्रोडक्ट स्ट्रक्चर दोनों के बेनिफिट देना चाहते हो, तो आप दोनों को मिक्स कर देते हो, मैच दोनों को जो है वो मिला देते हो। और फिर 6 नंबर पे आता है बाउंड्री लेस स्ट्रक्चर, जहाँ पे कोई भी किसी किस्म का स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई भी बाउंड्रीज नहीं होती। और इसके अंदर 3 टाइप्स होती हैं, हॉलो एंड वर्चुअल। एक सर्विस टाइप ऑर्गेनाइजेशन होती है। हॉलो के अंदर कोर एंड नॉन कोर में काम डिवाइड हुआ होता है। कोर काम हम खुद करते हैं, नॉन कोर आउटसोर्स कर देते हैं, बाहर से करवा रहे होते हैं। इसी तरह वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन भी सर्विस इंडस्ट्री में आते हैं। यहाँ पे जो है वो कोई भी आप अपने कंपनी का काम जो है वो बाहर आउटसोर्स कर देते हो, और इवन जो है वो मेजर काम, ज़्यादा से ज़्यादा काम भी आउटसोर्स कर देते हो। कुछ काम सिर्फ आप अपने पास रख लेते हो। इसकी हमने एग्जांपल देखी कि आपके एरिया का इंटरनेट ऑपरेटर, वो सिर्फ आपके पास इंटरनेट के पैसे लेने आता है महीने के एंड में, और जो है वो आपको जब उसने इंटरनेट लगाया था तो बस वो लगा के चला गया था। बाकी प्रोडक्ट भी किसी और का है, और सारी चीज़ें भी अलग अलग जगहों से वो उसकी हो रही होती हैं। और फिर आखिर में हमने देखा एक मॉड्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की एग्जांपल है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा होता है कि आप अपने प्रोडक्ट को, जिसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसमें अलग अलग किस्म के पार्ट्स लगते हैं। हर पार्ट के एक्सपर्ट तो आप नहीं हो सकते कि आप बैटरी भी अच्छी बनाते हो, आप बॉडी भी अच्छी बनाते हो, और आप जो है वो टच स्क्रीन, प्रोसेसर और सारी चीज़ों में एक्सपर्ट हो। तो आप ये करते हैं कि आप ये सब काम उन एक्सपर्ट लोगों को दे देते हैं जो कि इसमें स्पेशलाइज्ड हो, और उनसे वो बनवाकर सिर्फ खुद असेंबल करते हैं और फिर उस फाइनल प्रोडक्ट को बेच देते हैं। तो मोबाइल फ़ोन कंपनीज जो हैं वो सारी इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल्स हैं। तो ये सारे जो हैं वो आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के, इनको जो है वो हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स जो है वो कह रहे होते हैं। ठीक है भाई, कुछ क्वेश्चन आप लोगों का? ठीक है, गुड। अच्छा, फिर